स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर बात करेंगे। आपका इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा या उसको हम कहें राजस्थान की जीवन रेखा, इसे राजस्थान की जीवन रेखा पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इधर आप देखेंगे एक नदी निकलती है सतलज, और इधर है आपका ब्यास। सतलज, इधर है ब्यास, और दोनों का ही एक आपका संगम होता है हरिके बैराज में। हरिके बैराज। दूसरी चीज है, इस नदी के संदर्भ में है, इस नहर के संदर्भ में है, एक बीकानेर रियासत के है आपके सिंचाई आपके इंजीनियर थे, वो थे कमर सेन। इन्होंने इसकी रूपरेखा 1948 में प्रस्तुत की तथा 31 मार्च 1958 को इस नहर का है वो हमारा शुभारंभ है आपका किया गया। दूसरी चीज है, ये नहर हरिके बैराज से निकाली गई। इस नहर के दो भाग हैं। पहले को कहते हैं हम राजस्थान फीडर, जो कि 204 किलोमीटर की लंबाई में है, और उसके बाद में नहर की मुख्य शाखा है जो कि 445 किलोमीटर। टोटल नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। देखिए, फीडर किसे कहते हैं? फीडर उसे कहा जाता है नहर का वह हिस्सा जिसका जल है कहीं कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, वो फीडर कहलाता है। और राजस्थान फीडर का 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर है पंजाब व हरियाणा में, और 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में, और राजस्थान के किस में है? गंगानगर जिले। ये हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज और है, ये नहर शुरुआत में आपका गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर तक है, आपकी मोहनगढ़ तक है। अब वर्तमान में है ये आपका गदरा रोड तक, गदरा रोड तक। यदि इसकी उपशाखाओं को मिलाते हैं तो उन उपशाखाओं को मिलाकर इसकी लंबाई है 9060 किलोमीटर है। इसकी इधर की तरफ है आपकी दाईं ओर है आपकी मुख्य शाखा है, और बाईं ओर है लिफ्ट नहर, क्योंकि ऊंचा भूभाग है तो आपका जल लिफ्ट करके है वहां पर आपका पहुंचाया जाता है। दूसरी चीज आती है, इससे जो हमारा सिंचाई की जो संभावना के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया, सिंचाई की क्षमता का 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। दूसरा है इसका प्रथम चरण में अगर हम बात करते हैं तो 5.46, और द्वितीय चरण में है 10.04।
लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है सिंचाई क्षमता है वो विकसित की जा सके। दूसरी चीज़ है 1987 में है, इस नहर में है वो आपका पानी का प्रवाह है आपका कर दिया गया। और प्रथम चरण है उसका संपूर्ण कार्य है 1992 में है वो समाप्त हो गया। शुरुआत में इस नहर का नाम है राजस्थान राजस्थान नहर इसकी योजना थी। दूसरी चीज़ है इसको जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 को, उसके बाद 2 नवंबर से 2 नवंबर 1984 से इसका नाम बदल करके है क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। दूसरी चीज आती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में क्योंकि कोई जल का स्रोत नहीं है कि यहाँ पर सिंचाई की क्षमता का विकास करना, पेयजल की सुविधा का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि का विकास करना, वृक्षारोपण करना, रोजगार में वृद्धि करना, साथ ही साथ है पशु संपदा में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा, जिससे कि औद्योगिक विकास अधिक होगा और पर्यटन भी हमारा क्या होगा, अधिक विकसित होगा। लेकिन एक चीज और है, नहर वर्तमान में है ये नहर 9 जिलों को पेयजल व 8 को सिंचाई उपलब्ध करा। लेकिन ये सारी चीज करने के बाद इस नहर की जो आपकी गहराई है, गहराई 21 फीट है और चौड़ाई 134 फीट है। इतनी विस्तृत है पूरी नहर है वो कैसी है, पक्की है, अर्थात उसको कंक्रीट का है वो आपका बनाया हुआ है। दूसरी चीज और है, जब ये सारी चीजें की आपकी वर्तमान की और एक चीज और बताएं, इस नहर को अभी कांडला बंदरगाह तक, गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ने की वो आपकी प्रस्तावित है, जिसमें कहा गया है कि छोटी नाव और आपके जो जलयान हैं जिसमें आना जाना है वो किया जा सके, जिससे परिवहन की सुविधा को बढ़ाया जा सके। अब दूसरी चीज आती है, जब जल आपके पास पर्याप्त मात्रा में आया, जहाँ जल नहीं था तो उन्होंने इसका अनाधुंध प्रयोग किया, और अनाधुंध जब प्रयोग किया तो भूमि में जल का रिसाव हुआ, और जब रिसाव हुआ तो बहुत सारी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। वाटर लॉगिंग, आपका जल भराव की समस्या हुई, सेम की समस्या जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ है पर्यावरण प्रदूषण भी आपका अधिक हुआ। कारण क्या है कि आपके उन्नत खाद बीजों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। जब इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया तो आपका मृदा प्रदूषण है वो आपका अधिक हुआ। कुछ भूभाग में है जल रिसाव के कारण है जो भूमि है वो कैसी हुई, दलदली भूमि में है आपकी कन्वर्ट हुई। अब ये सारी चीज़ है वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई। क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, वनवाक्स में ऐसे पूछ सकता है कोई भी आपका कि कब शुरू हुई, किस किस जिले में है, कहाँ पर है, क्या नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें, इसका जो उद्घाटन है कब हुआ आपका, तो वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आती है जो इसमें समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं को रोकने के ऊपर बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले कारक। कि अगर आपका सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले कारक आते हैं तो हमारे पहले वीडियो में, लेकिन यदि आता है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं तो हम उन पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर में सतत पोषणीयता को बढ़ावा देने वाले कारक। कौन
कौन कौन से कारक हैं जो आपके इनको बढ़ा सकते हैं, या मेजर फॉर प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भी इंदिरा गांधी नहीं, किसी भी नहर परियोजना के बारे में पूछा जाए तो यही आपको उपाय आपको बताने होंगे। सबसे पहले हैं जो हम बहुत सारी नीतियां लागू करते हैं, अर्थात जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना, क्रियान्वयन करना। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना। अब कठोरता से पालन ही नहीं करना, पालन तो आपने करा लिया, उसके साथ साथ क्या है कि हम दो तरह की फसल है। एक तो वो फसल है जिनको है जल की आवश्यकता अधिक है, अगर उनको जल की पूर्ति नहीं करते हैं तो वो फसल क्या हो सकती है, आपकी नष्ट हो सकती है। तो पहली चीज आती है कि यहां पर है फसलों की रक्षण सिंचाई, फसल रक्षण सिंचाई, और दूसरा है विस्तारित कृषि। विस्तारित कृषि को बढ़ाया जाए। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन किया जाए, अर्थात जल का वेस्टेज नहीं किया जाए। आपका फसल रक्षण है, जिसको जितनी जल की आवश्यकता है उन फसलों को बोया जाए। विस्तारित कृषि है, जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा सकती थी उन क्षेत्रों में है सिंचाई के माध्यम से है आपका विस्तारित कृषि है वो आपका बढ़ावा चीज है। दूसरी चीज है सघन फसलों के स्थान पर, देखिए इंटेंसिव क्रॉपिंग कौन सी है, जिनको जल की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कि चावल है, गन्ना है। सघन फसलों के स्थान पर है या सघन फसलों को नहीं बोया जाए। तथा बागाती फसल, जिनको जल की आवश्यकता है वो कम होती है, वो बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करना। बागाती फसलों के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करना। क्योंकि खट्टे जो फल हैं उनको जल की आवश्यकता कम होती है, जैसे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, कीनू है, इस तरह के क्षेत्रों में है आपका काम किया जाए। नेक्स्ट है जो कमांड क्षेत्र है, जो हमारा रिवर है, जैसे ये आपकी कैनाल है, यहाँ से जैसे नहर निकाली गई है, इधर जो निकाली गई, उन कमांड क्षेत्र को है पक्का करना, नालों को पक्का करना। कमांड क्षेत्र में नालों को पक्का करना, जिससे भूमि का जो आपका जल का रिसाव है भूमि के नीचे ना हो सके, जिससे जल भराव की समस्या ना हो, सेम की समस्या ना हो, लवणता की समस्या है वो आपका नहीं हो सके। नेक्स्ट है अब जो आपका ये तो कर दिया, लेकिन आपका जैसे मान लो जहाँ जल भराव की समस्या हो गई, जो लवण से प्रभावित भूमि है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, पुनरुद्धार करना पड़ेगा, उसका सुधार करना। चौथा बिंदु है आपका लवण प्रभावित भूभाग का पुनरुद्धार किया जाए।
दोनों तरह से किया जाए, प्राकृतिक और मानवीय तरह से। प्राकृतिक से कैसे है कि वहाँ पर है जल का अवशोषण रोका जाए, साथ ही साथ वृक्षारोपण किया जाए। और मानवीय तरह से है क्या है कि वहाँ जिप्सम है या आपका चूना पत्थर के प्रयोग के माध्यम से है भूमि की लवणता और क्षारीयता को है वो आपका विकास किया जाए। फिर है नेक्स्ट वृक्षारोपण अर्थात वनारोपण किया जाए। साथ ही साथ है कि जहाँ मरुस्थलीय प्रसार है उस मरुस्थलीय प्रसार के किनारे किनारे वाले भाग पर है वृक्षों की शेल्टर बेल्ट, वृक्ष मेखला का विकास करना। दूसरी चीज है जो आपके खुली चराई है, ओवर ग्रेजिंग है, पशु चराई है, वो रोकना। चराई को रोकना तथा चारागाह का विकास करना। चारागाहों का विकास करना। दूसरी चीज है जो आपका चारागाहों का है वो विकास है आपका किया जाए, जिससे स्थान पर है आपकी घास की चराई उनको किया जा सकता है। तो आपके 5 कारक पूछे जाते हैं, तो यही सारे कारक आपको लिखने होते हैं। लेकिन आपके में 7 है, तो 7 पर हम बात कर लेते हैं। अब दूसरी चीज है बहुत सारे गरीब किसान हैं, निर्धन किसान हैं, उनके पास वित्तीय अभाव है, उनके पास भूमि भी नहीं है, तो उनको वित्तीय और आपका भूमि या वित्तीय संसाधन है वो आपके उपलब्ध कराना। अर्थात दूसरी चीज है निर्धन किसानों को भूमि व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। देखिए होंगे जो आपके भूमिहीन लोग होते हैं वो पशु चारण के द्वारा है अपना पेट पूर्ति है वो करते हैं, अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं। यदि उन क्षेत्रों में है उन लोगों को भूमि आवंटित कर दी जाए या आपका और कोई रोजगार उनको प्रदान कर दिया जाए, तो जब प्रदान कर दिया जाएगा तो पर्यावरणीय अपनमन है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि पशुचारण नहीं होगा, और जब पशुचारण नहीं होगा तो मृदा का अपरदन है वो आपका नहीं होगा। फिर है कृषि के साथ साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना। जैसे कृषि के साथ अन्य गतिविधि क्या है कि वहां पर जो लोग हैं कृषि कि और क्षेत्रों में है उनको रोजगार है वो आपका उपलब्ध कराना। जैसे पर्यटन का विकास करना, वृक्षों में विविधीकरण लाना, बहुत सारे वृक्षों का विकास करना, कृषि सेवा केंद्रों का विकास करना, विपणन केंद्रों का विकास करना कि हम ऑनलाइन माध्यम से है सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। सरकार के साथ बहुत सारी योजनाएं हैं वो आपकी शुरू की जा रही हैं, उन सुविधाओं की पूर्ति उनके साथ हो सके। तथा वस्तुओं के जैसे वहाँ पर केंद्र अगर होंगे तो आपका उन केंद्रों के माध्यम से अपनी वस्तुओं को है निर्यात कर सकें। जब निर्यात करेंगे तो वहाँ पर जब उनके पास बहुत सारे ग्राहक होंगे तो उनकी वस्तु का है उचित मूल्य है उनको प्राप्त हो सकेगा। जब उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, साथ ही साथ है जो सूखा सहन करने वाली फसलों को है वो विकास किया जाए, और उन विकास ही नहीं कि उनकी खरीद भी सुनिश्चित की जाए। जब खरीद सुनिश्चित होगी तो लोग उनके लिए प्रोत्साहित होंगे और हमारा सतत पोषणीय विकास है वो आपका सफल हो सके। यह था हमारा भारत में सतत पोषणीय विकास और आपका नियोजन के संदर्भ में था। उसमें हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का केस स्टडी थी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में
सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाले कारक, जो कि अक्सर आपका पूछा जाता है, एक साल छोड़कर एक साल पूछा जाता है आपका 12th एनसीईआरटी में। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।